हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ। नो विथ रवि में आपका स्वागत है। मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक बुक सीरीज। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड, एमडी। इसका हम पूरा सीरीज आपको देने वाले हैं, एक एक करके। चैप्टर वाइज सीरीज आएगी, एक एक चैप्टर करके। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रस्तावना। यहाँ पे डॉक्टर रेडी स्टैंड जी बोलते हैं। प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है, हम डॉक्टरों का बीमारियों की ओर झुकाव ज़्यादा होता है। हम सिर्फ बीमारियों का अध्ययन करते हैं और उनकी तलाश करते हैं। हमें बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और इसलिए हमें दवाइयों के बारे में पता होता है। मेडिकल स्कूल में हम औषध विज्ञान का अध्ययन करते हैं और यह सीखते हैं कि शरीर विभिन्न प्रकार की दवाइयों को किस प्रकार अवशोषित करता है। हम यह भी सीखते हैं कि शरीर कब और कैसे इन्हें उत्सर्जित करता है। हमें यह पता होता है कि चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कौन सी दवा किस रासायनिक क्रिया को रोकती है। हम दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में सीखते हैं और इनके हानिकारक प्रभावों को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक काम करते हैं। डॉक्टर अपनी दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और इनके सेवन की सलाह देने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। पल भर के लिए सोचें कि उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए स्तर, डायबिटीज, मेलिटस, अर्थराइटिस, हृदय रोग और डिप्रेशन के लिए जो दवाएं हमारे मरीज ले रहे हैं, ये तो सिर्फ गिने चुने नाम हैं। संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध लड़ाई के लिए एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल और इनकी खोज के परिणाम स्वरूप दवाओं के प्रति हमारी फिलॉसफी ने बीमारियों पर आक्रमण का रूप ले लिया है। चिकित्सा समुदाय अपने इस आक्रामक रुख के साथ 21वीं सदी में पहुंच गया और विभिन्न गंभीर क्षयकारी बीमारियों का इलाज करने का प्रयास करता है। 1997 में हुए एक अध्ययन के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 2.5 अरब से अधिक दवाइयों के पर्चे लिखे गए और पिछले 8 सालों में दवाइयों की बिक्री भी 2 गुना से अधिक हो गई। 1990 में अमेरिकियों ने दवाओं पर 37.7 अरब डॉलर खर्च किए। 1997 में यह खर्च बढ़कर 78.9 अरब डॉलर हो गया। इस प्रकार दवा उद्योग स्वास्थ्य सेवा का सबसे तेज बढ़ता क्षेत्र है, जो 17% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। यह दर मुद्रास्फीति की औसत दर से भी अधिक है। गंभीर क्षयकारी बीमारियों की महामारी को रोकने के लिए डॉक्टरों और बीमा कंपनियों की सारी उम्मीदें इन दवाओं पर टिकी हैं। यह दवा उद्योग के लिए खुशी की बात है, क्योंकि हम दवाओं से प्यार करते हैं। मैं अभी तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो बेहतर स्वास्थ्य नहीं चाहता हो। हम में से अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा, परंतु सच्चाई यह है कि हम में से अधिकतर लोग, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, दिन प्रतिदिन अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा मेरा पेशा है। मरीजों को रोजाना उनके स्वास्थ्य की जानकारी देना मेरे पेशे में शुमार है। इनमें से कोई मरीज डायबिटीज या क्षयकारी अर्थराइटिस से पीड़ित हो सकता है, या किसी को हृदयाघात हो सकता है। वही हो सकता है कोई मरीज मेटास्टिक कैंसर से पीड़ित हो, जिसके कारण उसकी ज़िंदगी कुछ ही महीने बची हो। बहरहाल, हर व्यक्ति स्वस्थ बना रहना चाहता है, लेकिन उसे हमेशा इस बात की जानकारी नहीं होती है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना है। चूँकि डॉक्टर बीमारी और दवाओं पर ही ध्यान देते हैं, इसलिए हम अपना अधिकांश समय और प्रयास बीमारी की प्रक्रिया की पहचान करने में गंवा देते हैं, जिससे हम मरीज को इलाज या दवा की योजना बता सकें। यही नहीं, ईसा मसीह ने भी कहा है, स्वस्थ लोगों को नहीं बल्कि बीमारी से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। यह जाना माना सच है कि अपने खोए हुए स्वास्थ्य को पाने की कोशिश करने की अपेक्षा स्वस्थ बने रहना ज़्यादा आसान है। किसी भी डॉक्टर के लिए बीमारी से बचाव पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, परंतु जब आप अपनी सेहत के सबसे बेहतर सुरक्षा के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप वास्तव में किसके पास जाते हैं? क्या आपका डॉक्टर आपको ये जानकारियाँ देता है? चिकित्सा समुदाय बचावकारी दवाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है और इस बारे में बीमा कंपनियों की स्वास्थ्य योजनाएं बताता है। इस सब के बावजूद बचावकारी दवाइयाँ पहली प्राथमिकता नजर आती हैं। अभी भी स्वास्थ्य सुरक्षा के कुल खर्च का मात्र 1% तथाकथित बचावकारी दवाइयों पर खर्च किया जाता है। वास्तव में बचावकारी दवा कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ बीमारियों का समय से पहले पता लगाने में खर्च होता है। उदाहरण के लिए मैमोग्राम्स, केमिस्ट्री प्रोफाइल, पीएसए टेस्ट आदि से कैंसर या किसी
भी समस्या की शुरुआती अवस्था में पहचान की जा सकती है। डॉक्टर भी आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को देखकर डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वे जीवन शैली में परिवर्तन कर बीमारियों से बचाव के लिए मरीजों की मदद करने में बहुत कम समय देते हैं। वे रोजाना बीमारियों का इलाज करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं? और मैं यह बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि अतिरिक्त पोषक तत्व के बारे में बहुत कम डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग ले पाते हैं। मेरे मामले में तो यह बात पूर्णतया सत्य था। किसी भी डॉक्टर के लिए यह स्थिति बड़ी अजीब होती है जब उसका कोई मरीज उससे अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन के बारे में पूछता है। पहले मैं भी इस प्रकार का जवाब दिया करता था, विटामिन सिर्फ धन की बर्बादी है। उचित भोजन के जरिए हम सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे मरीज फिर भी दबाव डालते थे तो मैं उन्हें कहता था कि अतिरिक्त पोषक तत्व संभवतः उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उन्हें सबसे सस्ते विटामिनों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत अधिक लाभ नहीं होता है। हो सकता है कि आपने भी अपने डॉक्टर से इस प्रकार के तर्क सुनो हो। मेरी प्रैक्टिस के शुरुआती 23 सालों के दौरान मैंने अतिरिक्त पोषक तत्वों पर विश्वास भी नहीं किया, लेकिन पिछले 7 सालों से चिकित्सा साहित्य में प्रकाशित शोधों के पढ़ने के बाद मेरी धारणा बदल गई। इस दौरान मैंने जो जाना वह बहुत ही चौंकाने वाला है। इसने मेरी प्रैक्टिस को बदल दिया। मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। मेरी तरह दूसरे डॉक्टरों का भी पोषण के प्रति दृष्टिकोण क्यों नहीं बदल रहा? सबसे पहले डॉक्टरों को अपने मरीजों को किस प्रकार की हानिकारक योजना या उत्पाद से बचाना चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसे कई अज्ञानी डॉक्टरों को देखा है जिन्होंने मेरे मरीजों को मूर्ख बनाया है। डॉक्टरों को सिर्फ उन वैज्ञानिक शोधों पर विश्वास करना चाहिए जो चिकित्सीय प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किए गए हों। क्योंकि मैं जानता हूँ कि चिकित्सा शोध की सबसे प्रभावशाली उपलब्ध प्रमाण है, इसलिए मैंने इस पुस्तक में इनके परिणामों को ही प्रस्तुत किया है। यहाँ पर मेरे द्वारा बताया गया कोई भी चिकित्सा शोध किसी काल्पनिक या वैकल्पिक जर्नल से नहीं लिया गया है। इसके लिए मैंने विश्वसनीय मेडिकल जर्नल जैसे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश लैंसेट और इसी तरह के अन्य कई जर्नल को आधार बनाया है। अधिकांश डॉक्टरों द्वारा अतिरिक्त पोषक तत्वों के विचार को बचावकारी दवाओं की तरह स्वीकार नहीं करने की एक अन्य वजह यह है कि वे क्षयकारी बीमारियों के कारण को पूरी तरह समझ ही नहीं पाते हैं। जो लोग इसे बायोकेमिस्ट और वैज्ञानिक शोधों के लिए दिलचस्प विषय मानते हैं, वे मानते हैं कि इसका व्यवहारिक उपयोग बहुत कम है। दरअसल शोध वैज्ञानिक और सामान्य डॉक्टर के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। फिर भी शोधकर्ता इन बीमारियों की मुख्य जड़ का पता लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ डॉक्टर ही इस विज्ञान और को मरीजों पर आजमाते हैं। डॉक्टर मरीजों में इन बीमारियों के विकसित होने का इंतजार करते हैं और फिर इलाज करना शुरू करते हैं। डॉक्टर हमेशा दवा कंपनियों की नए थेरेपियों के साथ नई दवाओं को विकसित करने का रास्ता प्रदान करते हैं, लेकिन जैसा कि आप इस पूरी पुस्तक में जानेंगे कि हमारा शरीर ही गंभीर क्षयकारी बीमारियों के विरुद्ध सबसे बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है, न कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ। हालांकि अधिकतर डॉक्टर यहाँ पे बताए गए सिद्धांतों को अभी तक नहीं समझते हैं। चूँकि मैंने अपने कई मरीजों पर इन सिद्धांतों को आजमाया, इसलिए इनके नतीजे किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऐसे बहुत से मरीजों को इलाज किया है जो व्हील चेयर से उठकर एक बार फिर चलने लगे हैं। मैंने कार्डियोमायोपैथी के कई मरीजों का नाम हृदय प्रत्यारोपण सूची से हटवाने में उनकी मदद की है। कैंसर के कई मरीज फिर से ठीक हो चुके हैं। मैकुलर डिजनरेशन में मरीजों की आंखों की रोशनियों के उल्लेखनीय सुधार हुआ है और फाइब्रोमाइल्जिया के मरीज भी अपनी स्वस्थ जिंदगी की तरफ लौट चुके हैं। पोषक दवा एक सामान्य मुख्य धारा की बचावकारी दवा है। जैव रासायनिक शोध के इस युग में हम शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के हर हिस्से में होने वाली गतिविधि की जानकारी लेने में सक्षम हैं। इसी कारण गंभीर क्षयकारी बीमारियों की छोटी से छोटी जानकारी भी प्रकाश में आ रही है। इस स्थिति में मेडिकल प्रमाण जानने के इच्छुक डॉक्टरों को मैं यह पुस्तक पढ़ने की सलाह देना चाहूँगा। यदि आप बीमार हैं तो यह उम्मीद न करें कि आपका डॉक्टर तुरंत ही आपकी सारी समस्याओं को जान जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में विटामिन एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मुद्दा है। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? चिकित्सा साहित्य में किए गए मेरे 7 सालों के व्यक्तिगत शोध का परिणाम है। मैं भी इससे तत्काल सहमत नहीं हुआ था। यह सही है कि अधिकांश डॉक्टरों की तरह लोग भी पोषक दवाइयों के से अनजान रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है में है। अच्छी खबर यह है कि आपको पोषक दवाओं की शुरुआत के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी सेहत को बनाने के लिए जागरूक बन सकते हैं। एक बदला हुआ डॉक्टर। मैं जानता हूं कि आपने मेरे बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। मध्य पश्चिम के एक छोटे से शहर में मैं प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के बारे में आपको जानना भी क्यों चाहिए? सही सवाल।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ही तरह एक सफ़र पर चलें। आइए अब मैं आपको भी उन मेडिकल प्रमाणों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने मुझे यह विश्वास पैदा किया कि अतिरिक्त विटामिनों से स्वास्थ्य को सुरक्षित कर बेहतर बनाया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि आप इस पूरी पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। मैं जानता हूँ कि लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे उसी विशेष अध्याय को पढ़ते हैं जो उनकी स्वास्थ्य समस्या से संबंधित होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने शरीर की कार्यप्रणाली की आधारभूत जानकारी प्राप्त करें और यह समझें कि इसे सुरक्षा पाने तथा स्वस्थ बने रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक आखिरी निवेदन, चूँकि यह आपके स्वास्थ्य और ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुनें और मेरे निर्णय को मानें। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप खुले दिमाग से मेरी बातों को उसी प्रकार स्वीकार करें जिस प्रकार मैंने बचावकारी दवाओं के चमत्कार को पहली बार जाना था। भले ही मैं एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन मुझे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ सीखना था, इसलिए मुझे बहुत नम्र बनना पड़ा। क्या आप भी यही इच्छा रखते हैं? भाग 1, सोच में परिवर्तन। मुझे यह यकीन नहीं था कि अब मैं और कितनी निराशा सहन कर सकता था। मेरी पत्नी की सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन मैं दूसरे पतियों की तरह इसे लेकर खास चिंतित नहीं था। मैं एक डॉक्टर था और पिछले 30 सालों से इस पेशे में था। इस कारण मैं हर तरह की चिकित्सीय समस्याओं को जवाब देने में अभ्यस्त हो गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने सैन डियागो की मर्सी हॉस्पिटल से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद मैं पश्चिम में स्थित साउथ डेकोटा के छोटे से शहर में सफलतापूर्वक प्रैक्टिस करने लगा। इसी दौरान मेरी लिज से मुलाकात हुई और हम दोनों ने शादी कर ली। लिज को सेहत संबंधी कुछ समस्याएं थी, लेकिन उसे यह पूरा विश्वास था कि यदि उसकी शादी किसी डॉक्टर से होगी तो उसकी सेहत सुधर जाएगी। क्या वह गलत थी? शादी के 4 सालों के भीतर ही हमारे परिवार में 3 बच्चे भी शामिल हो गए। उन तीनों की देखभाल में व्यस्त लिज की थकान लगातार बढ़ती जा रही थी। हालांकि हर माँ अपने छोटे बच्चे की देखभाल में काफ़ी थक जाती है, लेकिन लिज की थकान कुछ असामान्य सी थी। वह सिर्फ 30 साल की थी, लेकिन मुझसे कहती थी कि वह खुद को 60 का महसूस करने लगी है। साल दर साल लिज में थकान का अधिक लक्षण दिखने लगा। उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी, जिनके लिए अब कई तरह के इलाज की जरूरत है। हमारी शादी की 10वीं सालगिरह पर लिज बहुत थकी हुई लग रही थी, क्योंकि उसने आगे बढ़कर पूरे समय खूब काम किया। उसे लगातार बदन दर्द, अत्यधिक थकान, एलर्जी, बार बार साइनस और फेफड़ों में संक्रमण होने लगा। आखिरकार कई जांचों के बाद डॉक्टर ने उसकी बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया के रूप में पहचाना। इस बीमारी के कई लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे खराब बेहद दर्द और थकान होना। सालों पहले फाइब्रोमाइल्जिया को साइकोसोमैटिक रूमेटिज्म कहा जाता था और डॉक्टरों का मानना था कि यह सिर्फ रोगी की दिमागी बीमारी है। लिज की पीड़ा के बाद हम जान गए थे कि फाइब्रोमाइल्जिया वास्तव में एक बीमारी है और खतरनाक भी है। चूँकि लिज घुड़सवारी का प्रशिक्षण देने का काम करती थी और यही उसका शौक भी था, इसलिए वह अपना शौक पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार का इलाज कराने के लिए तैयार थी। लेकिन बदन दर्द और थकान ने उसे उसके प्यारे घोड़ों से दूर कर दिया था। वह इतनी ज़्यादा थक जाती थी कि रात 8 बजे के बाद ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। उसे घरेलू काम करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। चूँकि फाइब्रोमाइल्जिया का कोई इलाज नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ दवाइयों के जरिए ही लिज की बीमारी के लक्षणों को कुछ कम कर रहा था। मैं उसे रात में नींद के लिए एमिट्रिप्टाइलिन और दर्द कम करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं, सूजन कम करने वाली दवा देता था। जबकि अस्थमा के वह हे फीवर के लिए उसे इन्हेलर्स और एलर्जी के लिए सेल्डान दिया करता था। कभी कभी सप्ताह भर में एलर्जी शॉट्स भी देना पड़ते थे। मेरी तमाम कोशिशों और दवाओं के बावजूद लिज की सेहत लगातार बदतर होती जा रही थी। जनवरी 1995 में हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि व्यायाम से हमें फ़ायदा हो सकता है। हम दोनों का वजन कुछ अधिक बढ़ गया था, इसलिए नए साल पर हमने शरीर को फिर से सामान्य आकार में लाने का निश्चय किया। लिज ने कठिन परिश्रम किया, लेकिन जितने दिन उसने व्यायाम किए उससे ज़्यादा दिन उसकी छुट्टी हो गई। एक के बाद एक संक्रमण ने उसे अधिक बीमार बना दिया और एंटीबायोटिक्स ने उसे पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। मार्च में उसे गंभीर निमोनिया हो गया। उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल होने लगी, क्योंकि उसके फेफड़े के एक हिस्से में संक्रमण हो गया था और वह बंद हो गया था। लिज की देखभाल करने वाले डॉक्टर उसके फेफड़ों को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है यह ठीक न हो और उसे सर्जरी कर अलग करना पड़े। हमने संक्रामक बीमारियों का इलाज करने वाले एक विशेषज्ञ से संपर्क किया और उन्होंने हमारी मदद की। उन्होंने लिज की शिराओं के माध्यम से एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स तथा नेबुलाइजर दिए। किस्मत से 2 हफ्तों में ही निमोनिया ठीक हो गया। बहरहाल लिज को कफ बना हुआ था और अभी उसे कई महीने दवाइयों के सहारे बिताने थे। उसकी थकान अभी भी हमारी बहुत बड़ी चिंता थी, जो अब तक की सबसे बुरी स्थिति में पहुंच चुकी थी। लिज दिन में बमुश्किल 2 घंटे के लिए बिस्तर छोड़ पाती थी।
उसके अस्थमा और एलर्जी लगातार गंभीर रूप लेते जा रहे थे। वह सिर्फ किस्मत के भरोसे ही फार्म हाउस में घोड़ों को देखने जा पाती थी। लीज इतनी बीमार थी कि बच्चे भी स्कूल न जाकर घर पर रहकर उसकी देखभाल करने लगे थे। लगातार बिस्तर पर लेटे रहने के कारण उसे टीवी देखने और पढ़ने में भी कमजोरी महसूस होती थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। बाहरी तौर पर मैं अपना डॉक्टरी स्वरूप बनाया था, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं न कहीं मेरी हताशा बढ़ रही थी। मैं कई बार फेफड़ा रोग विशेषज्ञ और संक्रमण रोग विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे लीज के उपचार की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि उसे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, तो उनका जवाब था 6 से 9 महीने या फिर कभी नहीं। इसी दौरान हमारी एक पारिवारिक मित्र ने लीज को बताया कि उसके पति को भी निमोनिया हो गया था और ठीक होने के दौरान उन्हें बहुत अधिक थकान महसूस होती थी। उन्होंने कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व लिए थे जिनसे उन्हें ठीक होने में काफ़ी मदद मिली। लीज और उसकी मित्र अतिरिक्त विटामिनों के प्रति मेरे नकारात्मक रवैये से वाकिफ थी, इसलिए लीज जानती थी कि अतिरिक्त खुराक लेने से पहले उसे मेरी सहमति लेनी होगी। जब उसने मुझसे इस बारे में पूछा तो मुझे खुद मेरे जवाब पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरा जवाब था, हनी, तुम जो चाहे ले सकती हो। हम डॉक्टर निश्चित ही तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व धारणा की परीक्षा। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि मुझे पोषण या अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में जानकारी न के बराबर थी। मेडिकल स्कूल में मुझे इस बारे में कुछ खास नहीं बताया गया था। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही ऐसा डॉक्टर था। अमेरिका में सिर्फ 6% ग्रेजुएट डॉक्टर ही पोषक तत्वों के बारे में कोई प्रशिक्षण लेते हैं। हालांकि मेडिकल छात्र इसे वैकल्पिक विषय के रूप में चुन सकते हैं, लेकिन बहुत कम छात्र ऐसा करते हैं। जैसा कि मैं प्रस्तावना में भी कह चुका हूँ कि अधिकांश डॉक्टरों की शिक्षा बीमारियों पर केंद्रित होती है और इसमें उनका दवाइयों पर खासा जोर रहता है। हम दवाइयों के बारे में सीखते हैं और हमें यह बताया जाता है कि उन्हें क्यों वह कब इस्तेमाल करना है। डॉक्टरों के प्रति मन में सम्मान होने की वजह से लोग सोचते हैं कि हम विटामिन और पोषण सहित सेहत संबंधी सभी मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में मेरी सोच में परिवर्तन आने से पहले कई मरीज अक्सर मुझे विटामिन के फायदे के बारे में पूछते थे। वे पोषक तत्वों की बाटल लेकर मेरे क्लिनिक में आते थे और मुझसे देखने की गुजारिश करते थे। मैं एक दक्ष पेशेवर की तरह अपने माथे पर सिलोटे लाकर बाटल के लेकर लेबल को सावधानीपूर्वक पढ़ता था और फिर बाटल उन्हें लौटा देता था। मैं उन्हें कहता था कि यह उनके किसी काम का नहीं है। मेरा उद्देश्य पूरी तरह सही था। मैं नहीं चाहता था कि लोग अपने पैसे बर्बाद करें। मैं सचमुच यह मानता था कि इन मरीजों को अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं है और उन्हें ज़रूरत के सारे विटामिन अच्छे भोजन से मिल सकते हैं। मैंने मेडिकल स्कूल से मैंने मेडिकल स्कूल में भी यही सीखा था। मैं इस विषय पर हुए कुछ शोधों का हवाला भी दे सकता था जिनमें कुछ तत्वों के खतरों के बारे में बताया गया था। बहरहाल, मैंने अपने मरीजों से उन सैकड़ों वैज्ञानिक अध्ययनों के बारे में कभी एक मिनट चर्चा नहीं की जिनमें इन तत्वों के फायदों के बारे में बताया गया था। लेकिन मैं अपनी बीमार पत्नी के बारे में क्या करने वाला था? क्लिनिक में तो मैं इन बातों के जादू को बनाए रख सकता था, लेकिन घर पर मैं सिर्फ एक पति था जो बेबस होकर अपनी पत्नी को दवाइयों का आदी बनते देख रहा था। मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने लिज से कहा कि विटामिन लेकर देखो। वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? अगले ही दिन लीज के मित्र बहुत सारे विटामिन लेकर आ गए, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व जैसे विटामिन ई, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन शामिल थे। ये ऐसे पोषक तत्व थे जो शरीर को ऑक्सीकरण के हानिकारक प्रभाव से बचाते थे। लीज ने उत्सुकता से विटामिन खाए और 2 स्वास्थ्यवर्धक ए भी पी लिए। इसके बाद 3 दिन के भीतर ही लीज आश्चर्यजनक रूप से बेहतर महसूस करने लगी। मैं खुश था, लेकिन कहीं न कहीं मन में दुविधा भी थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, लीज अधिक ऊर्जावान और ताकतवर होती जा रही थी। अब वह शाम को अधिक देर तक काम भी कर पाती थी। 3 हफ्तों तक गोलियां खाने और अजीब दिखने वाले पेय पीने के बाद लीज इतना बेहतर महसूस करने लगी थी कि उसने स्टेरॉयड और नेबुलाइजर लेना बंद कर दिए। 3 महीने बीत गए। लीज की हालत में लगातार सुधार हो गया और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वह पहले की अपेक्षा अधिक तंदुरुस्त हो गई थी और उसका जीवन बेहतर हो गया था। वह जब घोड़ों को प्रशिक्षण देकर और देखभाल कर लौटती थी, तो मैं उसकी आंखों में चमक देखता था। वह अब न सिर्फ अस्तबल में काम कर सकती थी, बल्कि उसे भूसे धूल आदि से भी एलर्जी भी नहीं होती थी। रात के खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर निढाल हो जाने वाली लिज अब 11-12 बजे तक जागती रहती थी और उससे पहले मैं सोने लगा था। यह क्या हुआ था? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर मैंने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं इस परिवर्तन को कभी विश्वास नहीं कर पाता। क्या यह संभव था कि सारे चिकित्सा विशेषज्ञों और दवाइयों की नाकामी के बाद कुछ जादुई विटामिनों ने मेरी पत्नी की जिंदगी को पहले की तरह स्वस्थ बना दिया था?
न सिर्फ लीच के फेफड़े निमोनिया से पूरी तरह उबर चुके थे, बल्कि फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षण में भी नाटकीय सुधार आया था। जब फाइब्रोमाइल्जिया का कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, तो फिर यह सब क्या हो रहा था? क्या यह ईश्वरीय चमत्कार था, या यह सब लीच द्वारा लिए गए अतिरिक्त पोषक तत्वों का असर था? मेडिकल साइंस में प्रशिक्षण प्राप्त एक व्यक्ति के तौर पर मैं सब कुछ प्राकृतिक रूप से होने देना चाहता था, इसलिए मैंने अपने स्तर पर इसकी जांच करने का निर्णय किया। मैंने अपने रिकॉर्ड में से फाइब्रोमाइल्जिया के गंभीर रूप से पीड़ित 5 मरीजों के नाम निकाले और उन्हें अपने क्लिनिक में बुलाया। यह कैसा बदलाव था कि डॉक्टर अपने मरीजों को इलाज के लिए बुला रहा था। मैंने उन सभी को लीच की कहानी सुनाई और उन्हें अतिरिक्त पोषक तत्व लेने का सुझाव दिया। मैंने उन सभी से कहा कि मुझे नहीं पता कि यह वैकल्पिक इलाज फायदा करेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करके देखने में कोई हर्ज नहीं। सामान्य तौर पर फाइब्रोमाइल्जिया के रोगी बहुत निराशावादी हो जाते हैं, इसलिए मेरे ये 5 मरीज सब कुछ जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। 3 से 6 महीने के बीच प्रत्येक मरीज ने विटामिन तत्वों के सेवन में सुधार की बात बताई। हर मरीज में मेरी पत्नी के समान तो सुधार नहीं हुआ था, लेकिन वे सभी आशावादी हो गए थे और उन्हें उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी थी। इनमें से एक महिला मरीज का मामला काफ़ी गंभीर था। वह इलाज के लिए मेयो क्लिनिक और 2 अन्य दर्द निवारक क्लिनिकों में गई, लेकिन चूंकि वहाँ फाइब्रोमाइल्जिया के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं था, इसलिए उसे कोई राहत नहीं मिली। 1 साल पहले वह दर्द से इतनी तंग आ चुकी थी कि उसने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी। विटामिनों का सेवन शुरू करने के बाद उसने मुझे फ़ोन कर संदेश छोड़ा। संदेश में उसने रोते हुए कहा, डॉक्टर स्ट्रेंथ, मेरी ज़िंदगी मुझे लौटाने के लिए धन्यवाद। हर डॉक्टर प्रशंसा के ये शब्द सुनना पसंद करता है, लेकिन इन मरीजों के साथ क्या हो रहा था? मैं जानता था कि इन 5 मरीजों के साथ मेरा अध्ययन पोषक तत्वों के बारे में किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं था। मुझे इस बारे में अभी और गहन अध्ययन की जरूरत थी। अतिरिक्त पोषक तत्वों पर मेरा शोध। 1 सप्ताह बाद पुस्तकों की एक दुकान पर मैंने डॉक्टर केनेथ कूपर की पुस्तक द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन देखी। चूँकि मैं हमेशा से एरोबिक व्यायाम और बचावकारी दवाओं में विशेषज्ञता के लिए डॉक्टर कूपर से बहुत प्रभावित था, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट के बारे में उनके विचार जानने के लिए उत्सुक हो गया। डॉक्टर कूपर ने इस पुस्तक में एक प्रक्रिया के बारे में बताया जिसे ऑक्सीडेटिव तनाव कहा जाता है। उनके अनुसार यह तनाव ही गंभीर क्षयकारी बीमारियों का मुख्य कारण होता है, जो आज मानवता के लिए एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। मैंने इस पुस्तक को गंभीरता से पूरा पढ़ डाला। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, वहीं इसके विपरीत यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा भी है। इसे ऑक्सीजन विरोधाभास के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक शोध बिना संदेह के यह साबित कर चुके हैं कि 70 से अधिक गंभीर क्षयकारी बीमारियों की मुख्य जड़ ऑक्सीडेंटिव तनाव या स्वतंत्र तत्वों द्वारा पहुंचाई गई कोशिका क्षति होती है। ठीक इसी प्रक्रिया से लोहे पर जंग लगती है और कटे हुए सेब का रंग भूरा पड़ता है। यही प्रक्रिया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैंसर, हृदयाघात, आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स, डिमेंशिया तथा मैकुलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियों की मुख्य वजह होती है। यह बात सही है कि वास्तव में हम सभी को भीतर से जंग लगी रही है। अभी मैंने जितनी भी क्षयकारी बीमारियों के बारे में बताया है, वे सभी ऑक्सीजन के विषैले प्रभाव का सीधा सीधा परिणाम है। यह नहीं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के पीछे का मुख्य सिद्धांत भी ऑक्सीडेंटिव तनाव ही है। इसके अलावा हमारा शरीर हवा, पानी और भोजन में पाए जाने वाले प्रदूषणकारी तत्वों के हमलों का भी लगातार सामना करता है। इस प्रकार तनाव भरी जिंदगी में एक प्रकार का भारीपन आ जाता है। यदि हम इन प्रक्रियाओं का सामना ठीक प्रकार से नहीं करें तो परिणाम स्वरूप कोशिकाएं क्षय होने लगता है और अंततः यह बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि इस पुस्तक में जिस सच का खुलासा किया गया वह हमारी सेहत के लिए बहुत गंभीर है। यह सीखते समय कि ऑक्सीडेंटिव तनाव इस प्रकार बेरोक टोक हमारे शरीर को क्षति पहुंचाता है। गंभीर क्षयकारी बीमारी के प्रति मेरे दृष्टिकोण में नाटकीय बदलाव आ गया। उदाहरण के लिए, चूंकि एंटीऑक्सीडेंटिव तनाव ही कोशिका के डीएनए केंद्रक के क्षतिग्रस्त होने का प्रमुख कारण होता है, इसलिए यह कैंसर जैसी बीमारी की मुख्य जड़ भी हो सकता है। इस विचार ने कैंसर निदान के लिए एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल की जबरदस्त संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। चूँकि ऑक्सीडेंटिव तनाव के कारण ही आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, मैकुलर डिजनरेशन, डायबिटीज, पार्किंसंस तथा क्रोहन जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए अतिरिक्त पोषक तत्वों के जरिए इन बीमारियों से लड़ने और इन्हें नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। उस पुस्तक में डॉक्टर कूपर ने डलास स्थित अपने एरोबिक सेंटर के कुछ मरीजों और ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के कारणों को लेकर किए कुछ अध्ययनों के बारे में बताया। आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर कूपर ने यह पाया कि गहन प्रशिक्षण पाने वाले कुछ एथलीट बाद में गंभीर रूप से बीमार हो गए थे।
उन सभी में ऑक्सीडेंटिव तनाव के लक्षण दिखाई देने लगे थे। ये लक्षण ठीक वैसे ही थे जैसे फाइब्रोमाइल्जिया के मरीजों में दिखाई देते हैं। मैं आश्चर्यचकित था, क्या ऑक्सीडेंटिव तनाव से भी फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है? क्या इसलिए मेरी पत्नी और मेरे अनेक मरीज उच्च गुणवत्तापूर्ण एंटीऑक्सीडेंट लेकर ठीक हो रहे हैं? इसके बाद मैंने ऑक्सीजन के स्याह पहलू खोजने की शुरुआत की। मैं कहीं न कहीं डॉक्टर कूपर के तर्क से असहमत था, इसलिए मैंने उन शोध अध्ययनों की जांच करने का फैसला किया जिनका उल्लेख उन्होंने किया था। मैंने मुख्य धारा के चिकित्सा साहित्य के ऑक्सीडेंटिव तनाव के बारे में जानकारियाँ जुटाना शुरू कर दी। पिछले साल के दौरान ही मैंने 1300 से अधिक ऐसे चिकित्सा शोधों का अध्ययन किया जो अतिरिक्त पोषक तत्वों से संबंधित थे। इनमें बताया गया था कि ये किस प्रकार गंभीर क्षयकारी बीमारियों को प्रभावित करते हैं। मैंने पाया कि यह अध्ययन दुविधापूर्ण थे और डॉक्टरों की पसंद वाले इन अध्ययनों का कोई और छोर नहीं था। इनमें से अधिकतर अध्ययनों से यह पता चला कि जो मरीज पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा में लेते हैं उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार होता है। हालांकि यह पर्याप्त मात्रा अनुशंसित मात्रा से बहुत अधिक थी।